नमस्कार, मैं हूं नकमा। यह है इंडिया एट 9। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वो इस चुनाव में किसी के खिलाफ नहीं खड़े हैं और उनका मकसद है कांग्रेस को मजबूत करना। उन्होंने चुनाव में खड़े दूसरे उम्मीदवार शशि थरूर की बहस की चुनौती को टाला और कहा कि वो काम में ज्यादा यकीन रखते हैं। खड़गे का कहना है कि उन्होंने शशि थरूर को कहा था कि बेहतर होगा अध्यक्ष पद के लिए आम राय से उम्मीदवार चुन लिया जाए। उधर शशि थरूर ने कांग्रेस चुनाव में वोट डालने वाले डेलीगेट्स से अपील की है कि अगर वो चाहते हैं कि कांग्रेस के कामकाज के तरीके में बदलाव हो तो वो उन्हें वोट दें। कांग्रेस अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती इससे पहले कांग्रेस के 3 प्रवक्ताओं दीपेंद्र हुड्डा, नासिर हुसैन और गौरव वल्लभ ने कांग्रेस प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये तीनों नेता इस चुनाव में खड़गे का प्रचार करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने अपने सहयोगियों के कहने पर अध्यक्ष पद पर तब चुनाव लड़ने का फैसला किया जब गांधी परिवार से कोई मैदान में नहीं उतरा। कहा कि उनकी प्राथमिकता कांग्रेस को मजबूत बनाना है। मैं किसी के विरोध में नहीं उतरा, मैं सिर्फ अपने विचारों को कांग्रेस में मजबूती लाने के लिए, तो इन विचारों को आगे जाने के लिए मैंने एक मौका है, इसीलिए इसको मैं तैयार हूं। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के दूसरे उम्मीदवार शशि थरूर ने चुनाव में वोट डालने वाले कांग्रेस डेलीगेट से अपील की कि अगर वो चाहते हैं कि संगठन के कामकाज में बदलाव हो तो उन्हें वोट दें। इस पर खड़गे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर जो भी बदलाव की जरूरत होगी वह सब मिलकर करेंगे। देखिए, उनके विचार हो सकते हैं क्योंकि उनका मेरा परिचय इधर इधर हुआ है और वो जो स्टेटस को की बात करते हैं तो रिफॉर्म की बात करते हैं। ये तो जो 9,300 डेलीगेट्स हैं वो तय करेंगे। वो तय करने के बाद हमारी कमेटी बनेगी और जो चेंजेस हमारे पार्टी में होना है, क्योंकि ये इंटरनल मैटर है, घर का है, और जब घर में सभी जो मेंबर्स हैं वो कहेंगे और जो भी कमेटी बनेगी, जो भी पॉलिसी मैटर बनेगी, सबके सहमति से बनेगी। हालांकि कहने को शशि थरूर चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन लगता है कि कांग्रेस के ज्यादातर सदस्यों और गांधी परिवार का समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है। ऐसे में खड़गे की जीत लगभग तय मानी जा रही है कि खड़गे साहब हमारा नेतृत्व के एक महत्वपूर्ण अंग है। आप लोग जानते हैं कि जो पार्टी के, अगर किसी ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी का टॉप 3 नेताओं के नाम बोलिए गांधी परिवार के अलावा, तो हर व्यक्ति के लिस्ट पे खड़गे साहब का नाम होगा। तो इस किस्म के नेता, नेचुरली मैं कह रहा हूं कि वो बदलाव नहीं ले आएगा, क्योंकि अगर बदलाव ले आना चाहता था तो उसका पूरा हक है भी करने के लिए। वो इसी सिस्टम को आगे ले जाने के लिए वो नेचुरली तैयार होगा। मैं क्या चाहता हूं कि जो कार्यकर्ताओं से मैं सुना कुछ सालों से कि हमारे पार्टी में बदलाव नहीं हुई तो अब कैसे आगे बढ़ेंगे, इस स्पिरिट में मैं आगे आऊंगा। हालांकि कहने को शशि थरूर चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन लगता है कि कांग्रेस के ज्यादातर सदस्यों और गांधी परिवार का समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है। ऐसे में खड़गे की जीत लगभग तय मानी जा रही है। खड़गे के सामने कांग्रेस अध्यक्ष बनना चुनौती नहीं है, बल्कि असल चुनौती इससे आगे है। इसी साल राजस्थान और हिमाचल जैसे राज्यों में चुनाव है और इन चुनाव में उनकी अग्नि परीक्षा होगी, इसलिए उन पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव होगा। जाहिर है आगे की राह चुनौती से भरा है। नई दिल्ली में कैमरामैन अशोक महाले के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
अध्यक्ष पद के चुनाव के इस रेस के बीच में कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो जारी है। रविवार को ये यात्रा कर्नाटका मैसूर से गुजरी, जहां तेज बारिश के बावजूद राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए भारी भीड़ जमा हुई। राहुल गांधी ने भी बारिश की परवाह किए बगैर लोगों को संबोधित किया। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार पे जमकर हमले किए। इस बीच सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कल कर्नाटक पहुंच रही हैं। 6 अक्टूबर को सोनिया गांधी कर्नाटक के मांड्या जिले पहुंचेंगी, जहां वो भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेंगी। 7 अक्टूबर को शायद प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। और अपने बयानों से बिहार की नीतीश कुमार सरकार को अक्सर कटघरे में खड़ा करने वाले राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार के रामगढ़ से पहली बार आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह कई मौकों पर राज्य में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा चुके थे और नौकरशाही को बेलगाम बताते हुए सवाल खड़े करते रहे। सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। जगदानंद सिंह का कहना है कि उनके बेटे ने राज्य के किसानों की समस्याओं को अपनी आवाज दी, लेकिन एक बार बोलना ही काफी नहीं होता, कुर्बानी भी देनी होती है। इसलिए उनके बेटे ने कृषि मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। जगदानंद सिंह आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के करीबी माने जाते हैं और लगातार दूसरी बार प्रदेश आरजेडी के अध्यक्ष बने हैं। उनका कहना है कि वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे नीतीश सरकार के साथ उनके बेटे की लड़ाई आगे बढ़े, इसलिए उनके बेटे ने इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक पहले पुलवामा में सुरक्षा बलों पर एक आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, जबकि सीआरपीएफ का एक जवान घायल है। गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक पहले जम्मू कश्मीर आतंकियों के साथ अब तक 4 मुठभेड़ हो चुकी है। पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला। सीआरपीएफ और पुलिस की एक संयुक्त टीम उस वक्त आतंकी फायरिंग का निशाना बनी जब वो शोपियां के पिंगलिना में एक चेक पॉइंट की निगरानी कर रही थी। हमले में एक पुलिसकर्मी की जान चली गई, जबकि सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। ये हमला गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक 1 दिन पहले हुआ। इस आतंकी हमले से कुछ घंटे पहले ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में एक आतंकी को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक 3 घंटे तक चले ऑपरेशन में लश्कर का ये स्थानीय आतंकी मारा गया। घाटी में पिछले 1 हफ्ते में ये चौथी ऐसी मुठभेड़ थी। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार शाम जम्मू पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर दौरे में जिन 2 जिलों में गृह मंत्री अमित शाह रैलियों को संबोधित करेंगे, उनमें एक बारामूला है। शुक्रवार को बारामूला में ही 2 आतंकी मार गिराए गए थे। इससे पहले गुरुवार को जम्मू के उधमपुर जिले में 2 यात्री बसों में 2 धमाके हुए थे। इनमें 2 लोग घायल हुए। सीआरपीएफ और पुलिस की नाका पार्टी पर पुलवामा में आज का हमला, पिछले 1 हफ्ते के दौरान 4 इनकाउंटर होना और 2 बसों में उधमपुर जम्मू में धमाके होना, इससे साफ यह है कि मिलिटेंसी के खिलाफ एक बड़ा अभियान, सिक्योरिटी की इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट के बावजूद भी मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में वही की वही है। होम मिनिस्टर अमित शाह के दौरे से पहले और दौरे के दौरान सुरक्षा फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरह किसी मिलिटेंसी घटना को रोका जाए। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। काफी दिनों से बीमार चल रहे समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव की जो तबीयत है वो और बिगड़ गई है। वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इसी अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद लखनऊ से गुरुग्राम पहुंच गए हैं। मुलायम सिंह यादव को उनके समर्थक नेताजी के नाम से पुकारते हैं। 82 साल के मुलायम सिंह यादव अभी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी हैं।
देश के जाने माने उद्योगपति और सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक सीएमडी तुलसी तांती का बीती रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। देश में विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में वो अग्रणी रहे और उनकी कंपनी सुजलॉन एनर्जी ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया में बड़ा मुकाम बनाया है। देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने में उनका योगदान बहुत ही बड़ा रहा है, जिसका कोई मुकाबला नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनीतिक और उद्योग जगत की हस्तियों ने तुलसी तांती के असमय निधन पर गहरा अफसोस जताया है। और कानपुर के घाटमपुर इलाके में शनिवार की रात एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटकर तालाब में गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इसमें घायल हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली में 40 लोग सवार थे और एक ही गांव कोरथा के थे। पुलिस के मुताबिक ये सभी पास ही एक मंदिर से पूजा करके गांव लौट रहे थे। ज्यादातर लोगों की मौत डूबने से हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज घाटमपुर के कोरथा गांव पहुंचे। अधिकतर मृतक इसी गांव के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को कुल 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा प्रभावित परिवार के रहने के लिए घर का इंतजाम करने का वादा भी किया गया है। घटना के पीछे लापरवाही बरतने वालों पर भी कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया है। राजस्थान से लगी पाकिस्तान की सीमा से लगे जिले श्रीगंगानगर में 1 और 2 अक्टूबर की दरमियानी रात को सीमा पार से आए एक ड्रोन से संदिग्ध नशीले पदार्थ गिराए गए। सीमावर्ती अनूपगढ़ इलाके में ड्रोन की आवाज सुनते ही सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने हवा में फायरिंग की। इस दौरान ये ड्रोन कुछ पैकेट गिराकर वापस पाकिस्तान सीमा में लौट गया। बीएसएफ ने इसके बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया तो 4 पैकेट मिले जिनमें संदिग्ध नशीली दवाएं मिली हैं। और मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने शनिवार को एक यात्री से 4,970 ग्राम नशीली दवा हेरोइन बरामद की। इसकी बाजार में कीमत करीब 35 करोड़ रुपए है। ये हेरोइन एक ट्रॉली बैग में खास तौर पर बनाई गई जेब में छुपा कर लाई जा रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक यात्री को गिरफ्तार किया जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। महाराष्ट्र के पुणे के जुन्नर में पिछले दिनों एक किसान दशरथ केदारी ने खेती में हुए भारी नुकसान की वजह से खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से पहले दशरथ केदारी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक नोट लिखा और केंद्र सरकार की नीतियों को किसानों की दुर्दशा की वजह बताया। इसके बाद विपक्ष ने मोदी सरकार की कृषि नीतियों को कटघरे में खड़ा किया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जुन्नर में दशरथ केदारी के परिवार से मुलाकात की और अपनी पार्टी की ओर से मदद का भरोसा दिया है। इस मौके पर पवार के साथ राज्य के पूर्व गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल मौजूद थे। एनसीपी विधायक ने आर्थिक मदद के तौर पर दशरथ केदारी के परिवार को 1 लाख रुपए का चेक भी दिया है। और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी में शनिवार शाम 3 हमलावरों ने एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी। मनीष नाम के युवक की इस घटना में मौत हो गई है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। हमलावर अपने खिलाफ एक अपराध में मनीष की गवाही से नाराज थे। सीसीटीवी में दर्ज ये खौफनाक तस्वीरें उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी की हैं, जहां मनीष नाम के एक लड़के पर 3 लड़कों ने चाकुओं से 40 वार किए। हमलावर फैजान, बिलाल और आलम मनीष की हत्या के बाद बड़े आराम से निकल भागे। खास बात यह है कि जहां वारदात हुई वहां से पुलिस चौकी महज 20 मीटर की दूरी पर है। घटना शनिवार शाम 6:35 पर हुई।
घर पे बताने, गली में चिल्ला चिल्ला के बोल के गए थे कि हमने मार दिया, बता के गए, मार दिया उसको, हमने मार दिया है उसे, उससे उठा के ले आओ। अच्छा, कितने बजे की घटना है शाम को? ये शाम की 6 बजे की घटना है। तो ये फोन जैसे आ रहा होगा कहीं शादी वादी में से, तो इनका फोन छिल गया था रात में ही इसका, तो इसका फोन दिया नहीं इन्होंने कि मैं नहीं दे रहा अपना फोन, मैं नहीं दे रहा। तो इसको ना क्या कहते हैं, फिर इसके चाकू घुसेड़ देते जब फोन नहीं दिया था। इस वारदात में मनीष की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बाद में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक करीब 1 साल पहले मोहसिन और कासिम नाम के लड़कों ने मनीष का मोबाइल लूटा था। मोबाइल लूटते वक्त उन्होंने मनीष पर चाकू से कई वार किए थे। उस मामले में मोहसिन और कासिम जेल में हैं। तब से ही दोनों आरोपियों के घरवाले मनीष पर केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे। उसे जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थीं। इसी बीच बीते 28 सितंबर को कोर्ट में मनीष ने मोहसिन और कासिम के खिलाफ गवाही दे दी। इससे नाराज आरोपियों ने मनीष पर हमला करवा दिया। गर्दन पे चाकू मारे, पेट पे मारे, हाफ मर्डर करके फेंक दिए। वो तो नसीब अच्छा था, बेचारा बच गया। उस दिन की जिंदगी बाकी थी उसकी। अब वो केस चल रहा था वही वाला, तो धमकी देते थे कि केस वापसी लो, केस वापसी लो। तो ये केस वापसी नहीं लिए। परसों गए थे तारीख पे, तो एक दिन में कौन केस वापसी ले लेता है। वो लोग हो गए परेशान, तारीख भुगतते उसका धमकी दे गए कि केस वापसी नहीं लोगे तो मार देंगे। शनिवार को इस वारदात से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। प्रदर्शन में हिंदू संगठनों के कई लोग भी शामिल हुए। उनकी कई बार पुलिस से नोकझोंक भी हुई। इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी की गई, क्योंकि मृतक हिंदू था और आरोपी मुसलमान। कल शाम थाना नन्नगरी एरिया के सुंदर नगरी इलाके में मनीष नाम के युवक की 3 लड़कों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। चूंकि ये अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, ऐसे में कई तरह की हवा बनने लगी और इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी हुई है। ऐसे में मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इसमें कम्युनल एंगल जैसा कुछ नहीं है। आपसी दुश्मनी को लेकर झगड़ा रहा और 1 साल पहले भी मनीष की साइड से जो FIR हुई थी, जिसमें ये साथ में इनका खाते पीते हुए झगड़ा हुआ और उसमें 2 लोग ऑलरेडी जेल में हैं और कल भी तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इलाके के लोगों का कहना है कि यहाँ चाकूबाजी और छीना झपटी आम बात है। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस अब उन लोगों की पहचान कर रही है जो मनीष के घर धमकी देने आए थे। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। इंडोनेशिया के एक फुटबॉल स्टेडियम में एक शनिवार की रात एक जबरदस्त भगदड़ मच गई, जिसमें 174 लोगों की मौत हो गई है। इंडोनेशिया के मलांग इलाके के स्टेडियम में ये भगदड़ स्थानीय समय के मुताबिक रात के 9:30 बजे हुई, जब हजारों नाराज दर्शक मैदान पर उतर आए और पुलिस को उन्हें हटाने के लिए आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। ईस्ट जावा डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी के मुताबिक हादसे में करीब 180 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक दर्शक जब हुड़दंग पर उतर आए तो उसे सख्ती करनी पड़ी। 2 पुलिस अफसरों की मौत के बाद पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी। पुलिस के मुताबिक इसके बाद मची भगदड़ में ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने या कुचल जाने से हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और सभी फुटबॉल मैचों के दौरान सुरक्षा की समीक्षा के आदेश दिए हैं। ये समीक्षा पूरी होने और सुरक्षा में सुधार होने तक इंडोनेशिया की फुटबॉल एसोसिएशन को सभी फुटबॉल मैच रोकने के आदेश दिए गए हैं। इंडोनेशिया के फुटबॉल स्टेडियम में हुई ये दुर्घटना खेलों के दौरान होने वाली सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा के अध्यक्ष ने इस हादसे को समझ से परे बताया है और कहा है कि इससे पूरा फुटबॉल जगत सदमे में है।
दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मनासलू का बेस कैंप रविवार को एक बड़े हिमस्खलन की चपेट में आ गया है। नेपाल के 8,163 मीटर ऊंचे इस पर्वत शिखर की ढलानों से उतरे बर्फ के तूफान से बेस कैंप के करीब 36 टेंट्स को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई है। हिमस्खलन के बेस कैंप पहुंचने से पहले ही वहां मौजूद सभी पर्वतारोही और शेरपा सुरक्षित दूरी पर पहुंच गए थे। ताशी शेरपा नाम के एक पर्वतारोही ने इस हिमस्खलन को अपने कैमरे में कैद कर लिया है। तस्वीरों से पता चल रहा है कि ये हिमस्खलन कितना भयानक था, लेकिन समय रहते लोगों के सुरक्षित दूरी पर चले जाने से किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। इससे एक हफ्ता पहले ही 26 सितंबर को मनासलू के कैंप 4 के आसपास का इलाका एक हिमस्खलन की चपेट में आया था। उस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी और एक भारतीय समेत 12 लोग इसमें घायल भी हुए थे। नवरात्रि के दिनों में देश के कई इलाकों में दुर्गा पूजा की रौनक जबरदस्त है। कोलकाता में इन दिनों माहौल बहुत अद्भुत होता है। यहाँ के दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। 2 साल कोरोना महामारी में लगे प्रतिबंधों के कारण इस साल की रौनक खास है। इस बार संयुक्त राष्ट्र ने दुर्गा पूजा को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। ऐसे में श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब पंडाल की रौनक दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। कोलकाता का दुर्गा पूजा इस बार पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम इस वक्त श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब में हैं, जहां पे पंडाल को वैटिकन के थीम के ऊपर बनाया गया है। आप देख सकते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि आप वैटिकन में हैं तो आपको कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि ये जो रेप्लिका है वैटिकन का, ये एकदम पूरा वैटिकन जैसे ही बनाया गया है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे कितनी सुंदर पंडाल बनाया गया है। और आपको भीड़ दिखाना चाहता हूँ मैं। भीड़ देखिए, कलकत्ता में दुर्गा पूजा जब होता है लोग रास्ते पे आते हैं, लोग पंडाल से पंडाल जाते हैं और यहाँ पे देखिए कितने लोग, कितने मोबाइल फोन, कितने तस्वीर। इस पूरी भीड़ का पूरा एकदम मेन रोड से यहाँ तक लोगों की लाइन है, भीड़ है जो लोग देखने आए हैं ये पंडाल को। और अंदर जो मूर्ति है दुर्गा माँ की, उस मूर्ति को या दुर्गा पूजा 2 साल बाद पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग रास्ते पे हैं। पिछले 2 साल में लोग इस तरीके से निकल नहीं पाए थे घर से, क्योंकि पिछले 2 साल कोविड के वजह से दुर्गा पूजा में जो धूमधाम है वो कम था। लेकिन इस बार पूरी जोश के साथ, पूरी धूमधाम के साथ लोग बाहर निकले हैं, घर से बाहर निकले हैं, पंडाल से पंडाल जा रहे हैं, जो हर बार लोग दुर्गा पूजा में करते। देखिए भीड़ खत्म ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे लोग अभी भी है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो बालकनी आपको दिख रहे हैं सामने, ये भी वैटिकन के जो बालकनी है उसी का रेप्लिका है, उसी नक्शे पे ऊपर बनाया गया है। वैटिकन का जो नक्शा है उसी के ऊपर बनाया गया है। ये श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब है, 2022 का थीम उनका वैटिकन का है। और पूरी तरीके से इस पूजा को सबसे अट्रैक्टिव एक पूजा माना जा सकता है। सबसे ज्यादा भीड़ होने वाले पूजा में से एक है कोलकाता के ये पूजा। और आज लोग निकले हैं घर से बाहर दुर्गा पूजा मनाने के लिए पूरी धूमधाम से। और हमारे सारे दर्शकों को एनडीटीवी के तरफ से शारदीय शुभेच्छा, दुर्गा पूजा ग्रीटिंग्स। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।